प्यारे बच्चों नमस्कार। एक ज्ञान पिपासा में आपका एक बार से फिर स्वागत है। स्वरों के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि स्वरों का वर्गीकरण हम आपको वर्णमाला पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो वर्णमाला पार्ट 2 के अंतर्गत आज स्वरों का वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत है। वर्गीकरण में हम आपको आज उच्चारण या मात्रा के आधार पर वर्गीकरण बताएंगे। उच्चारण या मात्रा के आधार पर हमने स्वरों को 3 भागों में बांटा है। पहला हर्ष स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है, दूसरा और तीसरा प्लुत स्वर है। हर्ष स्वर अ, ई, उ और री है। वहीं दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ है। वहीं प्लुत स्वर के अंतर्गत कोई स्पष्ट चिन्ह इसका उच्चारण में नहीं मिलता है, लेकिन लिखते समय इसका अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा मिलता है। जब किसी शब्द पर हम जोर देते हैं या किसी चीज़ को हम ज़्यादा समय तक बोलते हैं, जैसे राम, आ, इस तरीके के जाओ या आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम जैसे राम में है तो रा और म के बीच में यस लगा देते हैं, तो हम राम शब्द पर के रा अक्षर पर ज़्यादा देर तक जोड़ देते हैं। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण की बात आती है दूसरे नंबर पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 भागों में होता है। पहला मूल स्वर, दूसरा व्युत्पन्न स्वर। मूल स्वर में 4 व्यंजन हैं, 4 स्वर हैं, अ, ई, उ और री। वहीं व्युत्पन्न स्वर की बात की जाए तो व्युत्पन्न स्वर को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला दीर्घ रूप, दूसरा संयुक्त रूप। दीर्घ रूप में आ, ई, उ, री, री क्या री होता है। वहीं संयुक्त या मिश्रित स्वर में ए, ऐ, ओ और औ की बात होती है। अब हम यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन्हें हम संयुक्त या मिश्रित स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है यह दीर्घ स्वर या मूल स्वरों के मिलने से ही होता है। और व्युत्पन्न स्वर जो हैं यह सारे जो दीर्घ रूप हों चाहे संयुक्त या मिश्रित रूप हों, इन सभी दोनों का निर्माण मूल स्वर के आधार पर किया जाता है। अब जब स्वरों की वर्गीकरण की बात आती है तो उसके में हम तीसरा वर्गीकरण जो करते हैं वह जिह्वा के आधार या जिह्वा के उपयोग के आधार पर। जिह्वा के उपयोग की बात जब होती है तो जिह्वा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। जिह्वा का उपयोग हम कभी कभी अग्रभाग से करते हैं, कभी कभी मध्य भाग से, कभी कभी पश्च भाग से। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर अग्रभाग का जब हम प्रयोग करते हैं किसी भी स्वर के लिए तो अग्रभाग स्वर कहलाता है। जब हम किसी स्वर के लिए मध्य भाग का प्रयोग करते हैं जिह्वा के तो वह मध्य स्वर कहलाता है। और जिस स्वर के लिए हम जिह्वा के पश्च भाग का प्रयोग करते हैं वह पश्च स्वर कहलाता है। तो अग्र स्वर में ई, ए, ऐ दोनों ई है, छोटी और बड़ी। मध्य स्वर में केवल अ है, छोटा अ। वहीं पश्च स्वर की बात की जाए तो अग्र और मध्य को छोड़ करके बाकी सभी आपके चाहे आ हो, उ, ओ और औ आदि स्वर आते हैं आपके पश्च स्वर में। वहीं जिह्वा के उठान के आधार पर, जिह्वा के उठने के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं वह विवृत और समृत रूप में करते हैं। विवृत और समृत में भी पूर्णता होती है, कुछ वर्णों में, कुछ वर्णों में पूर्णता नहीं होती है। तो उस आधार पर हम उसके 4 भाग बांटते हैं। पहला समृत स्वर, दूसरा अर्ध समृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर। तो समृत स्वर के अंतर्गत हम ई, उ, अर्ध समृत स्वर के अंतर्गत ऐ, ओ, विवृत स्वर के अंतर्गत केवल एकमात्र स्वर आ और वहीं अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत अ, ए, औ और आ। हमने देखा जिह्वा के उपयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पूर्ण हुआ। अब स्वरों की बात के अतिरिक्त जो हमने आपसे वादा किया था, प्रमुख रूप से हम अल्प प्राण तथा महाप्राण की बात कर रहे थे। अल्प प्राण तथा महाप्राण में हमने आपको बताया 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन। यह 1, 3, 5 क्या है, 1, 3, 5 को आपको समझने में कठिनाई न हो इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। यह वर्ग व्यंजन का क्रम है, वर्ग व्यंजन का क्रम है। इस प्रकार से हमने देखा 1, 3, 5 वर्ग व्यंजन का क्रम। वर्ग व्यंजन आप सभी को पता है 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से 5 5 एक वर्ग में 5 और होते हैं। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में वर्ग व्यंजनों की संख्या 25 होती है और 5 5 के रूप में होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं अल्प प्राण की बात जब आती है तो अल्प प्राण में वर्ग व्यंजन का पहला, वर्ग व्यंजन का तीसरा और वर्ग व्यंजन का 5वां वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन सभी को याद होना चाहिए। यह र, ल, व यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इस वजह से हमने यहाँ पर कोडिंग कर दी है अंतस्थ व्यंजन की।
अब अल्प प्राण के बाद महाप्राण की बात आती है, तो महाप्राण पे भी 2 और 4 है यहाँ पर, अर्थात हम आपको क्लियर कर दें, यह 2 और 4 भी वर्ग व्यंजन का ही क्रम है, अर्थात प्रत्येक वर्ग व्यंजन का दूसरा तथा चौथा और उसमें या संघर्षी व्यंजन आपके महाप्राण कहलाते हैं। अब बात आती है घोष और अघोष की। अघोष की बात की जाए तो 1 और 2 तथा सभी स, यानी पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग व्यंजन का, यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, यह प्रत्येक वर्ग व्यंजन की बात है, प्रत्येक वर्ग व्यंजन की बात है। पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग व्यंजन का तथा तीनों श मिल करके अघोष का निर्माण करते हैं। जब हमें घोष या अघोष छांटने की बात आती है तो हमें अगर अघोष याद हो तो घोष को याद करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, लेकिन हम देख लिए हैं वर्ग व्यंजन में 5 होते हैं, तो 1 2 तो निकल गया अघोष में, तो घोष में बचा कितना, 3 4 5, और यहाँ पे शख शह जो आपके संघर्षी व्यंजन या उसमें व्यंजन कहलाते हैं, तो अघोष में केवल तीनों श मिला है, ह छूटा था तो ह आपका घोष में आ गया, प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर मिल करके घोष वर्ण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमने अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष की चर्चा कर ली। अब हम आगे देखते हैं जो प्रमुख है इस चीज़ में, वह वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण के स्थान को आपको निश्चित तौर से याद करना होगा। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमें तो उम्मीद है कि हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार की परीक्षा में भी एक प्रश्न इससे आना लगभग तय माना जा रहा है। तो हमने इसके लिए एक जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहला हमने लिस्ट में उच्चारण स्थान का क्रम रखा, दूसरा वर्ग व्यंजन का हमने क्रम रखा, तीसरा अन्य स्वर और वर्णों की बात की। तो हम इसमें कंठ, तालव्य, मूर्ध, दंत्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ की बात हम करते हैं। तो पहला कंठ है क वर्ग का, और उसमें अ और आ तथा ह, यानी क वर्ग का मतलब आप सभी को पता है कि क, ख, ग, घ, अंगा, यानी 5 2 7 1 8 वर्ण पूर्ण होते हैं। तालव्य की बात आती है तो पूरा च वर्ग, ई, बड़ी ई, य और स। मूर्धन्य की बात आती है तो पूरा ट वर्ग, री, र और मूर्धन्य स। दंत की बात आती है पूरा त वर्ग तथा ल और स। और जब हम ओष्ठ की बात करते हैं तो पूरा प वर्ग तथा उ तथा बड़ा उ होते हैं। और आगे बात जब आती है कंठ तालव्य की, ए, ऐ, और कंठोष्ठ की बात होती है ओ और औ, तथा दंतोष्ठ की बात आती है इसमें केवल एकमात्र स्वर ओ होता है। इस प्रकार से हमने देखा वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला आपके सामने रख दिया है, अगर आप चाहें तो उसको एक ज्ञान मॉडल के आधार पर हमने इनका उच्चारण स्थान बनाया है सीटी मॉडल। सीटी मॉडल, सीटी मॉडल में सी का मतलब कंठ हो गया, टी का मतलब तालव्य हो गया, एम का मतलब मूर्धा हो गया, डी का मतलब दंत हो गया, यल का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लिप्स या ओठ कहेंगे आप, ओष्ठ कहेंगे। इस प्रकार से आप देख लें सीटी मॉडल के आधार पर हमने पूरे वर्ग व्यंजनों को रख दिया, और उसके बाद कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ की बात आती है। हम इस सिर्फ 5 वर्णों को अलग से याद करना है, बाकी पूरे वर्ग व्यंजन के लिए आपके पास सीटी मॉडल उपलब्ध है। धन्यवाद।